कार्यक्रम वागधारा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साहित्य के भिन्न भिन्न विषयों पर जाते हैं और ऐसी विधाएं जो तमाम अपने पाठकों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। यानी साहित्यकार एक पूरा प्रयत्न करता है कि वो अपनी विधा के माध्यम से तमाम अपने पाठकों को जोड़ कर रखे और जो समाज की भिन्न भिन्न बातें हैं वो भी उस साहित्य के माध्यम से उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे वागधारा कार्यक्रम का विषय है साहित्य और प्रकृति। आप सभी जानते हैं कि साहित्य में प्रकृति का बहुत बड़ा जो है एक हाथ है, क्योंकि प्रकृति के बगैर साहित्य अधूरा सा लगता है, यूँ कहें कि रसहीन महसूस होता है। प्रकृति ने बराबर समय समय पर जो है साहित्य को सजाने की कोशिश की है और प्रकृति खूब जो है साहित्य के साथ अपना संबंध स्थापित करती है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक कवित्री, कहानीकार, दोहा लेखनी करती हैं कल्पना गांगटा जी हैं। कल्पना गांगटा जी, आपका वागधारा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप साहित्य में बहुत सारी विधाओं से जुड़ी हैं। आप कविताओं के माध्यम से भी मंच पर आती हैं, आप कहानियाँ भी लिखती हैं, दोहा लेखन करती हैं, हाइकू आप लिखती हैं, तो भिन्न भिन्न विधाओं से आपका जुड़ाव है। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, जजेहड़ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, सुन्नी तहसील के, तो ग्रामीण क्षेत्र में साहित्य के लिए रुचि बनाना जो है, क्योंकि दूर दराज के स्कूल हैं, वहाँ पहुँचना होता है, तो मतलब पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन जब इस तरह की विलक्षण प्रतिभा आती है सामने, तो उसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ ज़रूर होता है। तो आप बताएं कि कैसे आपकी साहित्य में रुचि बनी? जी, आपने साहित्य में रुचि के बारे में पूछा, तो मैं कहना चाहूँगी जो मेरी शिक्षा हुई है वो गांव के स्कूल में ही हुई है। धरोगड़ा से मैंने जो प्राथमिक शिक्षा अपनी है ग्रहण की है वहाँ से। और साहित्य में रुचि की जहाँ तक बात आती है, जब मैं 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शिमला आई, तो मेरे पिताजी जो कि एक शिक्षक रहे हैं, उनके पास बहुत सारी, एक हम कह सकते हैं छोटी सी लाइब्रेरी थी, बहुत सारी उसमें पुस्तकें थीं। तो मुझे रुचिकर लगता था, जैसे सुमित्रा नंदन पंत की कोई कविताएं पढ़ ली या फिर प्रेमचंद की कहानियां हमने पढ़ ली, तो जैसे उसमें रुचि बनती गई, उसी से मेरा रुझान एक तरह से साहित्य की ओर गया। लेकिन स्कूल में मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं। जब मैं कॉलेज में गई तो हिंदी दिवस पर एक प्रतियोगिता वहाँ पे रखी गई थी। मुझे लगा मुझे भी लिखना चाहिए। मैंने थोड़ा सा वहाँ प्रयास किया था और इसके लिए मुझे जो एक कहते हैं प्रेरणा मिली या किसी ने मोटिवेट आपको किया, तो वो हमारे एक मेरी शिक्षिका रही है। तो उनसे मुझे हौसला बढ़ा कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो जो उससे पहले मैंने एक ज़िंदगी पर एक कविता लिखी थी, ज़िंदगी एक पहेली। तो वो हम कह सकते हैं जैसे कच्ची कविता या कुछ इस तरह से, कुछ भी, लेकिन चलिए आरंभ तो आपने किया। जी, शौक। और भाषण प्रतियोगिताओं में मैं हिस्सा लेती थी विद्यालय स्तर पर ही। तो वो तो वैसे पहले लिखे हुए हमें मिल जाते थे, हमारे अध्यापक हमें लिखते थे, लेकिन मुझे लगा कि खुद से भी इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। तो वहाँ से भी थोड़ा मुझे लगा हाँ, मैं कर सकती हूँ। और कविताओं की तरह हम दूसरे जो कहानी या हाइकू, दोहा, वो भी धीरे धीरे उस सिलसिलेवार वो आगे चलता रहा। क्योंकि जब किसी को सुना दोहा क्या है, फिर उसको देखा कि किस तरह से मात्राओं का इसमें रहता है, फिर वहाँ प्रयास किया। कविताओं का अगर कहे तो वो कॉलेज से ही मेरा प्रारंभ हो गया था। उसके बाद आकाशवाणी में काव्य गोष्ठी के लिए मुझे बुलाया गया था। वहाँ के लिए भी मुझे प्रेरित किया था, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, जो मेरी शिक्षिका रही, उन्होंने ही। तो बहुत पुराना रिश्ता है आपका साहित्य से, क्योंकि साहित्य से तो सबका जुड़ाव रहता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो साहित्य में बहुत सारी कविताएं, कहानियां हमें पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो है साहित्य और प्रकृति। हम सभी जानते हैं कि साहित्य में जो प्रकृति का रंग है वो खूब सबको नज़र आता है।
यानी यूँ कहें कि बहुत गहरा नाता है प्रकृति से जी। साहित्य का, तो आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, अक्सर हम सुनते आए हैं, पढ़ते भी हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, जी। साहित्य और संस्कृति कैसे आपस में संबंधित है। हाँ, लेकिन प्रकृति को कई बार हम अनदेखा कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रकृति के बिना साहित्य अधूरा है। जी। क्योंकि जितना भी आप बोलेंगे, जो एक सौंदर्य है हमारे काव्य में, आज की ही बात नहीं है, प्राचीन काल से जी। जो कविताओं में सौंदर्य है वो प्रकृति से ही लिया गया है। आप पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अगर हम आदिकाल की भी बात करते हैं, वहाँ चंद्रवरदाई या फिर पृथ्वीराज रासो उन्होंने लिखा, या फिर हम बाद में आते हैं कालिदास का जो मेघदूत है, उसमें भी प्रकृति का बखूबी वर्णन किया गया है। तो मतलब बहुत सारे हमारे जो पुराने कवि लेखक हुए हैं, उन्होंने प्रकृति को अपने काव्य में लाया है, अपने साहित्य में लाया है और बखूबी वर्णन भी किया है। आलंबन, उद्दीपन, यहाँ तक कि सहचरी के रूप में भी उन्होंने प्रकृति को देखा है। और जो हमारे कवि रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि जैसे आप जानते ही हैं उनको कहा जाता है, तो उनकी कोई भी रचना आप ले लो तो बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि आप भी प्रकृति की गोद में हैं। हाँ, बिल्कुल। जब हम साहित्य पढ़ रहे हैं समय के हिसाब से, तो साहित्य में बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो इंगित करती रहती है प्रकृति को। तो प्रकृति पर वैसे तो अगर आपके कविताओं के संग्रह की बात करें, उसमें आपने बहुत सारी कविताएं भिन्न भिन्न विषयों पर रखी हैं, लेकिन कुछ कविताएं जो आपकी हैं वो शायद प्रकृति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित कर रही हैं, तो वो कविता ज़रूर आप अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, जो मेरा काव्य संग्रह आया है कल्प सृजन के नाम से, उसमें मतलब स्त्री विमर्श की भी कविताएं हैं, जो हमारे ज्वलंत मुद्दे रहते हैं उन पे भी कविताएं हैं, उसमें प्रकृति से संबंधित भी है। नदी मेरी एक कविता है और पहाड़ों की बर्फ इस तरह की है वहाँ पे, तो बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं। तो नदी का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं जो आज हो रहा है, नदियाँ अपने उफान से ऊपर सब कुछ तहस नहस कर रही है, वैसा ही कुछ वर्णन उस कविता में भी है कि जब मनुष्य, हम लोग अपनी सीमाएं लांघ लेते हैं तो नदी भी अपनी करनी पर उतर आती है। वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। सहन शक्ति बहुत ज्यादा है नदी में, लेकिन जब वो प्रकोपित हो जाती है, कुपित हो जाती है, तो वो भी अपनी सीमाएं तोड़ देती है और दंडित कर लेती है हम मनुष्य को। तो आपने कविता की बात की, तो वृक्ष, एक ये भी मैंने कविता लिखी है, प्रकृति का क्रंदन भी है। पहले मैं वृक्ष पढ़ना चाहूंगी। जरूर। पावन धरा को सुसज्जित करते, पावन धरा को सुसज्जित करते, हरे भरे झूमते परोपकारी वृक्ष। सोचो तो जरा, ना होता वसुधा पर कहीं द्रुमदल, ना मिलती शुद्ध वायु प्राणी को मिलता ना मृदुल जल। बेजान परिंदों को आश्रय देते, बेजान परिंदों को आश्रय देते, करते शुद्ध वायु का जग में संचार, फिर भी ए निर्मोही मानव कर रहा इन पर क्यों तू प्रहार। नहीं जब होंगे वृक्ष, कौन तुझे बाढ़ से बचाएगा, कहाँ से छांव तू पाएगा, कौन प्रदूषण हटाएगा। वृक्ष से ही सांसों की रवानी, वृक्ष से ही फल फूल औषधि हमको है पानी। नहीं रहेंगे जब पेड़, होगी धरती सुनसान, ना रहेगा जीव जंतु का नामो निशान। कब समझेगा अरे ओ नादान। वृक्ष हमें जीवन देते, पर्यावरण की शोभा बढ़ाते, है ईश्वर का हम सब के लिए अनुपम वरदान। संहार करेगा तू वृक्षों का, संहार करेगा जो तू वृक्षों का, जीवन कैसे जी पाएगा। हवन की लकड़ी, चूल्हे का ईंधन, मकान का फर्नीचर, फल फूल चारा और ठंडी छांव कहाँ से तू पाएगा। जन्म से चिता तक वृक्ष का है काम, संभल जाओ तोड़ो ना प्रकृति से नाता। हर हाथ से जो एक पौधा लग जाए, संवर जाए धरा, मानवता पर भी उपकार हो जाए। वृक्ष ही बारिश लाकर मिट्टी की सुगंध से वातावरण महकाए, जलाशयों का जल बढ़ाए, प्राणियों को तृप्त कर धरती की भी प्यास बुझाए। है अनमोल वृक्ष, है अनमोल वृक्ष, तो क्यों ना आज ये प्रण लिया जाए, हर जन्म दिवस पर अपने हाथों से एक वृक्ष लगाया जाए। बहुत बढ़िया। मेरी जो एक और कविता है पवन बसंत, जी जरूर, तो इसको भी मैं प्रकृति से जोड़ती हूँ। एक जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो एक बात जो महसूस कर रहे हैं तमाम हमारे दर्शक भी, कि इसमें
प्रकृति की खूब जो एक सुंदरता है उसको वर्णित किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया गया है कि अगर ये प्रकृति हमने कायम रखनी है, ये सुंदर वातावरण अगर हमें बनाकर रखना है, तो प्रकृति को सजाने के लिए जो वृक्षों का योगदान है, वो वृक्ष जो हैं अगर कहीं पर कट गए हैं, उखड़ गए हैं, हट गए हैं, तो हमें पेड़ों को बारंबार लगाने के लिए जो है, और तो खुद तो कोशिश करनी ही चाहिए, लेकिन औरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए हम अगर सौंदर्य की बात में कर रहे हो, प्राकृतिक सौंदर्य की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन सौंदर्य किससे बढ़ता है? वृक्षों से बढ़ता है। जी। और जो प्रकृति का सौंदर्य है वो तो एक ईश्वरीय कला है, विलक्षण और अलौकिक कला है। तो इसे बरकरार रखना हम सभी का दायित्व भी बन जाता है। ये एक संदेश था कि हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। जो एक हम कहते हैं अंधाधुंध जो कटान हो रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं हमें रोक देना चाहिए। जी। आपकी जो अगली कविता आप कह रही थी, पवन बसंत कुछ। जी, पवन बसंत। जी। मैं हूँ पवन बसंत, मैं हूँ पवन बसंत, सृष्टि को महकाऊं मैं, लहलहाती फसलों संग गालूं, दिशा दिशा को हर्षित करूं मैं। बस्ती गांव शहर घूमे, नदी नाल ताल घूमे, खेत हरे, चूमी हर हर सरसों, चूमी अरहर सरसों, आम की डाली और रंग बिरंगी खिली अधखिली मंजरियां। एक जगह ना ठिकाना मेरा, एक जगह ना ठिकाना मेरा, हंसे मुझ पर चमचमाती धूप प्यारी, निराला है ठौर मेरा, हर अदा है मेरी निराली। मैं हूँ पवन बसंत, प्रकृति के यौवन का लुत्फ उठाऊं, पीली सरसों की भीनी भीनी खुशबू चुराऊं, क्रीड़ा कौतूहल कोमलता लिए उस फैली हरियाली में मंद मंद मुस्काऊं। बेघर सी में मनचली सी, अपनी धुन में जिधर चाहूं उधर जाऊं, ना आशा किसी से कोई, ना किसी से प्रेम, ना दुश्मनी निभाऊं, फूलों संग खेलूं, खगों संग गालूं, पोखर संग शीतल हो जाऊं, मैं हूँ पवन बसंत, सृष्टि को मैं महकाऊं। वाह, बहुत खूब। सृष्टि का जितना भी वर्णन कर लें और प्रकृति को जितना भी हम कह लें, तमाम जो पंक्तियां हैं उस पंक्ति में कहीं ना कहीं प्रकृति जो है अपने शब्दों के माध्यम से, या यूँ कहें कि प्रकृति का जो सौंदर्य है वो तमाम साहित्यकारों को या तमाम जनजीवन को जो है वो आकर्षित करता है। जी, और प्राकृतिक अगर वस्तुओं की हम बात करें, ये तो पवन है, मानवीकरण हर चीज़ पे हुआ है। चांद पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, चांद पे गीत बहुत सारे लिखे गए हैं, तो वो भी एक अनुपम सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ही हम उसे लेते हैं अपने काव्य में या फिर साहित्य में, गीतों में, कहानियों में। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है प्रकृति का, प्राकृतिक चीज़ों का। जी। अब आपका एक संग्रह है खनक जिंदगी की, ये कहानी का आपका संग्रह है। इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ प्रकृति पीछे नहीं है, और यहाँ भी आपने कुछ प्राकृतिक जो कहानियां हैं वो लिखी हैं, वो ज़रूर आप बताएं। जी, उसमें वैसे तो 3 कहानियां हैं जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है। उसमें भी एक संदेश है कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व पर्यावरण से है, प्रकृति से है। प्रकृति के बिना हम कुछ नहीं है, लेकिन प्रकृति हमारे बिना बहुत कुछ है। तो प्रकृति की गोद में हम पले हैं, बड़े हुए हैं, जन्म भी हमने अपने वातावरण में, पर्यावरण के मतलब स्वच्छ पर्यावरण में लिया है, तो इसे सहेज कर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रखना है। लेकिन प्रकृति की जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ अपनी एक कहानी याद आ रही, छाबड़ी वाली। तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें आंचलिकता भी स्पष्ट होती है। तो उसमें जो ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है आम जनजीवन पर, उसका वर्णन किया गया है। छाबड़ी वाली जो कि जिसकी आमदनी भी एक तरह से जंगल से चलती थी, कभी वो जड़ी बूटियां लाती थी, गांव वालों में दवाइयां बनाकर उसे बेचती थी, और कई बार वो जैसे हमारे बुरांश के फूल होते उनको लेके फिर वहाँ त्योहारों पे देती थी। कई बार जड़ी बूटियों के साथ वो गुच्छियाँ जो हमारे होते उससे उसकी आमदनी चलती थी। लेकिन जब से जंगल ख़त्म होने लगे और पाबंदियाँ लगी वहाँ जाने के लिए, या फिर नहीं उस तरह से वो रहा जिस तरह का था पहले वातावरण, तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। और अंत भी कहानी का यही है कि जो वो देखती है, जो ये शहरीकरण हो रहा है, आधुनिकता की होड़ लगी रही है, इसमें हम तमाम जो बेसिक
जो चीजें थी, जो मूलभूत हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रकृति थी, उसको हमने उसके सौंदर्य को भी तहस नहस कर लिया है और उसका भी खात्मा करने पे तुले हुए हैं। इसी का उसमें वर्णन किया गया है। जी, छाबड़ी वाली, ये तो अपने आप में बहुत ऐसा लग रहा है, शीर्षक से ही ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर ये कहानी होगी और आकर्षण कहानी का जो शीर्षक से ही पैदा हो जाता है। जहाँ तक प्रकृति की बात की तो प्रकृति की गोद में बचपन से ही हम पोषित और पलवित होते हैं, जहाँ मातृत्व हमें मिलता है, संबंध हमें मिलते हैं, उसके साथ साथ जो प्रकृति है वो बराबर हमें जो है अपनी गोद में रखती है। जैसे सावन की बात है, बरसात की बात है, आजकल जो झूले जो कि वृक्षों पे लगते हैं, तो देखिए किस तरह से जो है हमारा संबंध ये बना रहता है उन वृक्षों से, उस प्रकृति से। फिर हम अपने मतलब वनों की ओर जब निकलते हैं, जंगल पर चलते हैं, अपने मवेशियों के साथ वहाँ पर जाते हैं, तो देखो किस तरह से प्रकृति के साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो ये चीज़ें तो अपना हमारा जो बचपन है इन्हीं चीज़ों के साथ बीता है और आज हम इन चीज़ों से वंचित हो रहे हैं। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो इन चीज़ों का आनंद नहीं उठा पा रही है। आपका दोहा लेखन भी बहुत चर्चित है, क्योंकि आप दोहे भी काफ़ी समय से लिख रही हैं, तो दोहे ज़रूर आप सुनाएं, क्योंकि दोहा, हाइकू, इस पर भी आप अलग अलग अनुसंधान करती रहती हैं, समय से पर लिखती रहती हैं। जी, हाइकू जो प्रकृति से संबंधित है या दोहे भी जो प्रकृति की ओर इंगित करते हैं, वही मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। दोहे हैं मेरे। धरती नभ मिलकर आज देखो सब गुर्राए, अपने करने की सजा सारे मानुष पाए। गगन निर्मल पावन धरा होंगे कभी रोए, दुख के हम पर तभी दिवस होंगे आए। और हाइकू भी कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ एक यहाँ पढ़ना चाहूँगी। शीत समीर विहग कलरव मन बावरा, मस्त हो गाती मदमस्त पवन छेड़े तरंग। हाइकू एक ऐसी विधा है कि इसमें 5, 7 और 5, 3 लाइनों की ये विधा है। 5 पहली जो पंक्ति होती है आपकी, उसमें शब्द आते हैं, दूसरी में 7 और तीसरी में 5। तो इस तरह से ये क्षणिकाएं भी इसी तरह से थोड़ा सा करके लिखी गई है। डूबा सूरज अनगिनत तारे बने नजारे, तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्य की ओर इशारा है। आया बसंत अटखेली करता प्रकृति संग, दूर अंबर उमड़ते नीरद छाई लालिमा, चांदनी रात मनोहर दर्शन काली यामिनी। ये कुछ एक हाइकू थे जो प्रकृति से संबंधित हैं। अब जहाँ तक प्रकृति की सुंदरता है, वो तो समय समय पर साहित्यकारों ने उसे अपनी कलम के माध्यम से लिखने की कोशिश की है, बांधा है तमाम अपने पाठकों को। लेकिन अब जो वर्तमान में जहाँ प्रकृति अपने रौद्र रूप में है, तो उस पर भी जो है साहित्यकार कुछ ना कुछ लिखने के उसमें रहते हैं कि किस तरह से जो है साहित्यकार उसको अनुभव कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये प्राकृतिक आपदाएं हम इन्हें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मानवकृत ज़्यादा आज की तिथि में जो है नज़र आ रही है। बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ इस पे लिख रहे हैं। वर्तमान समय में भी जितने भी हमारे नए जो लेखक है या जो युवा पीढ़ी है लेखन कार्य की ओर जो अग्रसर है, तो मैंने एक कविता लिखी है, प्रकृति का क्रंदन। अनसुना किया मानव ने प्रकृति क्रंदन, अनसुना किया मानव ने प्रकृति क्रंदन, प्रकृति ने भी रौद्र रूप अपना दिखाया, पक्के मकान ढह गए पत्तों जैसे, तोड़ दिए सब तटबंधन, कड़कड़ाती दामिनी दृश्य भयंकर दिखाए, गर्जना जगाती नींद से हृदय में कंपन आ जाए, त्राही त्राही हर ओर मची, खतरा भांप किधर को हम जाए, प्राकृतिक संसाधनों का कर अति दोहन, मानव ने धरा पर अत्याचार बढ़ाए, लालच में अपने लांघ गया वो सारी सीमाएं, कुपित हो आज कुदरत ने दिन ये दिखाए, प्रकृति करती रही क्रंदन पर निरंतर कटते रहे वन, किसी की करनी का फल सब भुगत रहे, सचेत करती रही प्रकृति फिर भी संभल ना पाए, पीड़ित प्रकृति कराही ठानी बदला लेने की,
बहुत सहा मैंने अब ना सह पाऊंगी, अब ना सह बहुत सहा मैंने अब ना सह पाऊंगी, खिलवाड़ करता रहा मुझसे तो प्रलय मैं भी जबरदस्त मचाऊंगी। नुकीले दांतों की मशीनों से मानव मेरा वक्ष चीरेगा, कंक्रीट रोड़ी लोहा बिछाकर सौंदर्य मेरा हर लेगा। बहुत बढ़िया। पर्वतों की कटान से खत्म हुए वन कानन खत्म करेगा तो क्यों नहीं मेघों से अविरल जल बरसेगा। अविरल जल, ताल पोखर नदी झील और हरियाली को तू भी तरसेगा। अब भी वक्त है थोड़ा संभल जा, अब भी वक्त है थोड़ा संभल जा, जान ले क्यों प्रकृति दे रही है सजा। हर तरफ तबाही का मंजर बरसा रही कहर, नहीं बन रहे गीत बादलों और घटाओं पर आज, नहीं बन रहे गीत बादलों और घटाओं पर आज। घबराता है मन सफर से लगता है अब डर, जता रही प्रकृति माँ देर की तो पाएगा और भी दंड, वरना तेरे भरण पोषण को संसाधन है मेरे अनंत। वाह, बहुत खूब आपने इस कविता के माध्यम से अश्रु जो प्रकृति के हैं और जो विलाप इस प्रकृति का है वो वर्णित किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग करते करते जब दुरुपयोग उसका हो जाता है तो वो भी अपने उन अश्रुओं को व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन कौन उसको महसूस करता है? तो साहित्यकार जो है उन्हें आसानी से महसूस करता है और जो उसके अश्रु हैं उनको वो व्यक्त करने की कोशिश करता है। तो दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, एक्सेंडल के माध्यम से देख सकते हैं और इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि तमाम जो ये कार्यक्रम हैं इन कार्यक्रमों को आप दूरदर्शन हिमाचल के माध्यम से देख सकते हैं। तो जहाँ तक प्रकृति का संबंध साहित्य से है तो उस साहित्य में आपने बहुत सारे कवियों को पढ़ा होगा जो आपको प्रभावित करते रहे होंगे, उनका ज़रूर आप जिक्र करें। जी, अगर हम निराला की बात करें या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, तो इनकी कृतियों को पढ़कर हम अपने आप को भी स्वयं उसी परिवेश में पाते हैं जिस समय की लिखी गई कविताएं होती हैं और जिस बखूबी से इन्होंने वर्णन किया है सौंदर्य का, प्रकृति के सौंदर्य का, तो एक मानसिक पटल पर भी उसी तरह के चित्र उभर कर आते हैं और अनायास ही हम भी उस सौंदर्य को महसूस कर पाते हैं और यही प्रभावित कर लेती है हम जो नए लिखने वाले होते हैं, हम लोगों को ये चीज़ें बहुत प्रभावित करती है। जहाँ तक रचनाओं का सवाल है तो वो जो हमारे अपने भावनात्मक विचार होंगे या फिर जो कुछ हम देखते हैं, जैसे कि कवि संवेदनशील प्राणी तो है ही, तो जैसे कुछ हम आसपास देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपको विचलित कर जाता है, तो आपकी रचनाएं उभर कर आती है। अच्छी बुरी वो तो पाठक ही डिसाइड करते हैं, लेकिन जो रचनाएं हैं वो आपकी अपनी रहती है, अलग से रहती है। हाँ, कहीं ना कहीं उसकी जो आप जिन कवियों को पढ़ते हैं या आप अपना आदर्श मानते हैं उसकी झलक देखने को मिल ही जाती है। जी, तो जैसे आदिकाल से लेके अब तक बहुत कुछ लिखा गया है प्रकृति के बारे में। आपने पहले भी कहा कि कालिदास हुए और कवियों के आपने नाम लिए, तो वो कविताएं आज भी प्रासंगिक है। जी बिल्कुल। मेघदूत की अगर बात करें, कालिदास जी का मेघदूत, तो वो आज भी इसीलिए वो प्रसिद्ध है या प्रासंगिक है क्योंकि आज भी हम पाते हैं कि हाँ, उसमें कितनी बारीकी से वर्णन किया गया है, बादलों के ज़रिए संदेश दिया गया है, नायिका तक पहुंचाया गया है, या फिर कई बार होता है कि विरह का वर्णन इस तरह से किया जाता है कि बिल्कुल हम अपने आप को महसूस करते हैं, उस परिस्थिति में हम स्वयं को पाते हैं और उस पीड़ा को, उस दर्द को हम भी सह लेते हैं। कल्पना गांगटा जी, आपने आज साहित्य और प्रकृति का जो संबंध बनाया है और तमाम जो आपने कविताएं सुनाई है तमाम हमारे दर्शकों तक, वो अपने आप में ही ये निर्णय कर रही हैं कि प्रकृति पर कितना सार्थक लिखा गया है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में आप आई, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। कार्यक्रम वागधारा में हमारा जो विषय था वो साहित्य और प्रकृति का था। किस तरह से साहित्य में प्रकृति अपना क्या कुछ खूब उसको सजाने की कोशिश करती हैं, तो वो आपने सुना। फिलहाल अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।